अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ अपना पिछला लेक्चर कि हम लोगों ने एंजाइम्स को किस तरह इंट्रोड्यूस किया था, एंजाइम्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और फिर हम आज के टॉपिक पे आएंगे कि हम लोग किस तरह एंजाइम्स को नेम देते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यानी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो लीनियर चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, ये आपस में कॉइल्ड होती हैं और ये कॉइल होकर एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी गोल स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे एक बल्ब होता है गोल। और हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फिर हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम्स जिन केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, या हम यूँ कहें कि वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम एक्ट करता है, इन मॉलिक्यूल्स को हमने नाम दिया था सबस्ट्रेट का। और वो मॉलिक्यूल्स जो सबस्ट्रेट से प्रोड्यूस हुए थे, यानी एंजाइम ने सबस्ट्रेट को जिन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया था, उन मॉलिक्यूल्स को हमने नाम दिया था प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस बेस पर एंजाइम्स की नेमिंग करते हैं और उनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले ज़माने में एंजाइम्स की जो नेमिंग थी वो वही साइंटिस्ट करते थे जो कि किसी भी एंजाइम को डिस्कवर करते थे, यानी उनकी नेमिंग किसी स्पेसिफिक बेस पे नहीं होती थी, बल्कि जिस साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया उन्होंने ही उनको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। जैसे हमने पढ़ा कि 1836 में थियोडर शेवॉन ने पेप्सिन को डिस्कवर किया था गैस्ट्रिक जूस में। शेवॉन ने 1836 में बताया कि गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक के ग्लैंडुलर सेल्स रिलीज़ करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस एक एंजाइम पर मुश्तमिल होता है। ये एंजाइम हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में, और इस साइंटिस्ट यानी शेवॉन ने डाइजेशन की ही बेस पर इस एंजाइम को नाम दे दिया पेप्सिन का। क्योंकि पेप्सिन हम देखते हैं डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसने एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था डाइजेशन, उस पर ही इस एंजाइम को नाम दे दिया पेप्सिन का। लेकिन आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं उनकी नेमिंग डिपेंड करती है उस सबस्ट्रेट पर जिस पर के एंजाइम एक्ट करता है। मतलब हम ये देखते हैं कि जैसे अगर एक एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है तो उसका नाम होगा सेलुलेज एंजाइम। मतलब इसका ये हुआ कि सबस्ट्रेट कौन है? सेलुलोज, और इसी बेस पर हमने एंजाइम को नाम दिया सेलुलेज का। और एस हम हमेशा एंजाइम के सफिक्स के तौर पे, यानी एंड पर हम लोग किसी भी एंजाइम को जब भी हम नाम देंगे तो एंजाइम का जो पहला यानी शुरू वाला पार्ट होगा वो तो उस बेस पर हमने लिखा जो कि सबस्ट्रेट था जिस पर एंजाइम एक्ट कर रहा था, और एंड पे हमने एक सफिक्स लगा देना है जो कि है एस, यानी ASE एस, जैसे सेलुलेज। सेलुलोज पर जो एक्ट करेगा एंजाइम उसको हमने नाम दे दिया सेलुलेज का। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें वाटर बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। मतलब हम बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव रिएक्शंस देखते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स लार्जर सब्सटेंसेस को स्मॉल सब्सटेंसेस में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम देखते हैं वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का या हाइड्रोलिसिस का। और हाइड्रोलिसिस का अगर हम मतलब देखें तो हाइड्रोलिसिस
दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, यानी कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि वाटर की हेल्प से अकम्प्लिश हो रहा है और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल किसी भी लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को नाम देंगे हाइड्रोलिसिस का। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल एक्ट कर रहे हैं उसको तो हमने नाम दे दिया हाइड्रोलिसिस का। अब इन केमिकल रिएक्शंस में भी एंजाइम इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करेगा, यानी एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो होंगे या हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जो होंगे उनको स्पीड अप करेंगे या इन रिएक्शंस को अकम्प्लिश करने में हेल्प करेंगे। ऐसे एंजाइम्स को हम नाम देंगे हाइड्रोलेसिस का। यानी हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स वो एंजाइम्स होंगे जो कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में हेल्प करेंगे इन रिएक्शंस को अकम्प्लिश करने में और इन रिएक्शंस की स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका काम यही होता है कि वो स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को मिलियंस टाइम्स फास्टर अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन से, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स यूज़ नहीं हो रहे उनकी अगर हम स्पीड देखें तो बहुत ही कम होती है, और वो रिएक्शंस जो कि कैटेलाइज्ड होते हैं या जिनमें एंजाइम्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे थे उनको हम कहते हैं कि ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। स्टूडेंट्स, अब जो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं और इन एंजाइम्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स की टाइप्स बताऊं, मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिकॉल कराना चाहती हूँ कि हमने दो मेन टाइप्स या दो मेन कैटेगरीज पढ़ी थी एंजाइम्स की, जो कि इस बेस पर हमने क्लासिफाई किया था एंजाइम्स को कि वो किस जगह पर एक्ट कर रहे हैं, क्या वो सेल के अंदर एक्ट कर रहे हैं या वो सेल से बाहर निकल के एक्ट कर रहे हैं। तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स का, यानी वो एंजाइम्स जो कि किसी भी सेल के अंदर रहते हुए काम करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स को हमने नाम दिए थे इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी वो एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करते हैं, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं और ये रिएक्शन जो है ये सेल के अंदर ही होते हैं। इसलिए ये एंजाइम्स यानी ये एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस में एक्ट करेंगे यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे, ये होंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो एंजाइम्स जो कि थे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि सेल से बाहर निकल के एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पर। तो ऐसे एंजाइम्स की एग्जांपल में हमने पढ़ा था पेप्सिन को, और पेप्सिन एंजाइम स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है जो कि ग्लैंड्यूलर सेल रिलीज़ करता है सेल से बाहर। ग्लैंड्यूलर सेल से बाहर रिलीज़ होते हैं गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में आता है और स्टमक में फिर ये गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन मौजूद होता है ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है या उसकी ब्रेक डाउन कर देता है इनटू अमाइनो एसिड्स। तो हमने ये मेजर दो कैटेगरीज पढ़ी थी एंजाइम्स की, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन। लेकिन आज जो एंजाइम्स हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी कैटेगरी हम किस तरह बनाएंगे या हम इनको किस बेस पर क्लासिफाई करेंगे, तो हम इन एंजाइम्स को क्लासिफाई करेंगे इस बेस पर कि ये किस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहे हैं और ये क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलेसिस की डिफरेंट टाइप्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, या हम यूँ कह सकते हैं कि द एंजाइम्स दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेसिस। जिसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे अमाइलेसिस की। अमाइलेसिस वो एंजाइम्स हैं जो कि स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती है अमाइलेसिस की। एक तो होते हैं स्लेवरी अमाइलेसिस, वो अमाइलेसिस जो कि हमारे स्लाइवा में मौजूद होते हैं, यानी हमारे थूक में जो कि हमारे माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है उसमें मौजूद होते हैं और ये हेल्प करते हैं स्टार्च की डाइजेशन में।
तो ऐसे एंजाइम, वो एंजाइम जो कि स्लाइवा में मौजूद है और स्टार्च की ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ऐसे एंजाइम को हम नाम देंगे स्लेवरी अमाइलेज का। स्टूडेंट्स, पेनक्रियाटिक जूस में भी एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज, और ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी हेल्प करता है स्टार्च की डाइजेशन में। मतलब हमने ये देखा कि अमाइलेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि किस सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहे हैं, यानी किस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो हम देखते हैं अमाइलेजेस स्टार्च को, यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, और स्टार्च की ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइपेजेस की। तो लाइपेजेस के नाम से आप लोगों के जहन में क्या चीज़ आती है? हम देखते हैं कि कुछ फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको हम नाम देते हैं लिपिड्स का। और ये लिपिड्स जो हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। लिपिड्स जो है वो फैट्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स जो है वो ऑयल्स भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि इन लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें एनर्जी चाहिए, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो इन लिपिड्स का टूटना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब भी कोई भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमें उसको जो है वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, या फिर हमें जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि ये रिएक्शंस जो है वो अकर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ तो बहुत सारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, लेकिन ये एंजाइम्स उतनी एनर्जी जितनी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए चाहिए होगी उसको लो कर देंगे। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि एंजाइम्स का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। तो जितनी एनर्जी किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए चाहिए, जब इस लिपिड मॉलिक्यूल को एंजाइम तोड़ेगा तो अब हमें कम एनर्जी चाहिए इन लिपिड्स को अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। और इस काम के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, यानी वो एंजाइम्स जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, इन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं लाइपेजेस का। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रोटीएजेस एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्रोटीएज एंजाइम कौन से एंजाइम्स होंगे। यानी आप लोगों के जहन में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आता है जो कि प्रोटीएज एंजाइम की मदद से टूटता होगा, तो हम ये देखते हैं। मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स देती हूँ। मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ न्यूट्रिएंट्स के, जो कि आपने सोचना है कि क्या ये इनमें से कोई न्यूट्रिएंट मौजूद है जो कि इस एंजाइम यानी प्रोटीएज एंजाइम से जिसकी ब्रेकडाउन होती होगी। तो सबसे पहले, क्या आप लोगों के जहन में जो है वो प्रोटीएज एंजाइम से मिलता जुलता जो न्यूट्रिएंट है वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है? क्या वो लिपिड्स हो सकते हैं जो कि प्रोटीएज एंजाइम से ब्रेकडाउन होते होंगे? क्या वो सेलुलोज है, या फिर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोटीएज एंजाइम से टूट सकते होंगे? तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सोचें कि कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीएज एंजाइम से जो है वो उसका नाम मिलता जुलता है और वो प्रोटीएज एंजाइम की मदद से टूटता होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में यकीनन एक ही नाम आया होगा और वो होगा प्रोटीन का, क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रोटीन और प्रोटीएज एंजाइम बिल्कुल एक जैसे इनके नाम है। प्रोटीएज एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं छोटे यूनिट्स में या छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिनको कि हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स का। हमें पता है कि मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जब ये प्रोटीएज एंजाइम्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं, तो ये इन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एग्जाम्पल पढ़ी है प्रोटीएज एंजाइम की, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये पढ़ा है कि स्टमक में एक जूस सेक्रेट होता है जिसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है और वो एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं
कि एक मॉलिक्यूल है जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेलुलोज। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि सेलुलोज कौन सा मॉलिक्यूल है जो आप लोगों ने ऑलरेडी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी है, और ये बहुत ही मशहूर मॉलिक्यूल है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता, मगर हम ये देखते हैं कि ये प्लांट्स की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में मेजर रोल प्ले करता है। यानी हम देखते हैं कि सेलुलोज एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट की सेल वॉल को बनाता है, और मेजर जो केमिकल कंपाउंड प्लांट की सेल वॉल को बना रहा है वो सेलुलोज ही है। लेकिन अगर हम कोई भी फल खाते हैं या हम सब्ज़ी खाते हैं और हमने सेलुलोज की डाइजेशन करनी है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी सेलुलोज एंजाइम भी एक कार्बोहाइड्रेज एंजाइम की ही एग्जाम्पल है। और ये सेलुलोज एंजाइम किस बेस पर हमने इसको सेलुलोज एंजाइम का नाम दिया है? हमने इस बेस पे नाम दिया है क्योंकि ये इसका जो सबस्ट्रेट है, यानी जिस मॉलिक्यूल की ये ब्रेक डाउन करेगा वो है सेलुलोज, और ये सेलुलोज को कन्वर्ट करेगा अपने प्रोडक्ट्स में, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सेलुलोज एंजाइम का। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने देखा कि हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हाइड्रोलेज एंजाइम्स की, और हमने इनमें पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स हैं, और इनमें हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी, जैसे कि हमने देखा कि अमाइलेजेस हैं, सेलुलेजेस हैं। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीएजेस की भी टाइप्स पढ़ी। फिर हम लोगों ने लाइपेजेस को भी पढ़ा कि लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही होती है या ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही होती है। तो ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, और हम ऐसे रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस। हम ये देखते हैं कि वो रिएक्शंस जिनमें के ऑक्सीजन ऐड हो रही है उनको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का, और ऐसे रिएक्शन जिनमें के ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उनको हम नाम देते हैं रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो फर्दर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स पे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन या इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल की बेस पर। इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन की एडिशन या हाइड्रोजन की रिमूवल की बेस पर। लेकिन अभी जो है वो मैंने आपको ऑक्सीजन की बेस पर जो है वो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम लोग कलेक्टिवली कहें तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, या फिर अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म और कर दें तो हम ये कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इनकी एनर्जी को भी लो करने के लिए एंजाइम्स आते हैं, और ये एंजाइम्स इन रिएक्शंस की स्पीड को क्या कर देते हैं? बहुत ही तेज़ कर देते हैं, और ये रिएक्शंस बहुत ही कम वक्त में अकम्प्लिश हो जाते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें के ये एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये ऑक्सीडेज एंजाइम है या रिडक्टेज एंजाइम है। वो एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो होगा ऑक्सीडेज एंजाइम, और वो एंजाइम जो कि रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करेगा वो होगा रिडक्टेज एंजाइम। या फिर हम यूँ कहेंगे कि ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करेंगे उनको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स का। स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लेती हूँ, और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। क्या आप लोगों को पता चल गया कि हम एंजाइम्स को किस बेस पर नेम देते हैं, या हम किस बेस पर उनकी नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर प्रोटीएजेस। तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिफाइन अमाइलेजेस या राइट डाउन द टाइप्स ऑफ अमाइलेजेस, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमाइलेजेस आर द एंजाइम्स दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। और हमने ये भी देखा कि अमाइलेजेस की दो टाइप्स हैं, एक है पेनक्रियाटिक अमाइलेज और एक है स्लेवरी अमाइलेज। और मैंने आपको ये बताया कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज और स्लेवरी अमाइलेज में क्या डिफरेंस है। फिर हमने ये पढ़ा कि लाइपेजेस क्या होते हैं। तो लाइपेजेस वो एंजाइम्स हैं जो कि लिपिड्स की
ब्रेक डाउन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये आप लोगों की जो है वो आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करते हैं कि हम लोग एंजाइम्स को किस तरह नेम दे सकते हैं या हम लोग एंजाइम को किस बेस पर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, इनमें से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनमें से आप लोग को MCQs भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छे से ये क्विज जो है वो तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, मतलब हम एंजाइम्स को किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। हमने देखा कि हम लोग एंजाइम्स को उनकी साइट की बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब वो किस जगह पर एक्ट करते हैं, और हम इस बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी एंजाइम्स की, जैसे कि हमने पढ़ा प्रोटीएजेस को, लाइपेजेस को, अमाइलेजेस को, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हाइड्रोलेज एंजाइम हम किसको कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।